हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़े इंडिया यूपीएससी। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। देखिए, जो आज का वीडियो है वो यूपीएससी के नोट्स के बारे में वीडियो है। जो हम लोगों ने नोट्स तैयार किया, जो मैंने नोट्स तैयार किया उसके बारे में है, और कैसे कैसे हर एक डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का जो हम लोगों ने नोट्स तैयार किए हैं उसका मैं आज ये सैम्पल दिखाऊंगा। आज का जो टॉपिक है ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। एक सैम्पल मैंने आपको दिया है, ये हिस्ट्री का है, या तो आप पॉलिटी में भी ले सकते हैं। वो नोट्स मैंने कैसे बनाया ये आपको मैं दिखा दूंगा इस वीडियो में। और अगर आपको इस तरह का एकदम नीट एंड कंसाइज नोट्स चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में आता है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो यूपी पीसीएस के लोग जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नोट्स वही नोट्स हैं जो यूपीएससी हर साल, लगभग हर साल जो है वो पूछती है टॉपिक से। तो उसी टॉपिक का हम लोग ने अलग अलग नोट्स बनाए हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। हिस्ट्री का सारा मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, उसके नोट्स रहेंगे, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये सैंपल आपको दिखा रहा हूँ कि नोट्स कैसे बनाए गए हैं। आईपैड में बनाया गया, बहुत ही अच्छे और बहुत सुंदर नोट्स बनाए हूँ, और यही एग्जैक्टली यही यूपीएससी में इसी नोट्स में आप पढ़ लेंगे। और क्योंकि कहा जाता है यूपीएससी में जो आप जितना ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आपको जितना कम पढ़ सकते हैं और उतना ही बार बार आपको पढ़ना है यूपीएससी में, राइट। यही इंपॉर्टेंट यूपीएससी में। तो ये कैसे करना है, ये इस नोट से हो सकता है बहुत आराम से। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दिया गया है, और मैंने अपना मेल आईडी दे दिया है जो हमारी पढ़े इंडिया का है। उसमें आप कॉल करके इसका, अगर आपको हार्ड बाइंड कॉपी चाहिए जो हम लोग कोरियर करते हैं, अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या सबका चाहिए, वो आप कॉल करके इसका फ़ीस के बारे में पूछ सकते हैं, इसके प्राइसिंग के बारे में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में आपको इसका सैंपल दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा कि नोट्स जो मैं बनाया हूँ उसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो नोट्स है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर है। मतलब कि जो हमारा जो संविधान बना उसका जो बैकग्राउंड क्या था, मतलब ये एक्ट जो आए हैं उसका बैकग्राउंड कुछ रहा होगा, राइट। तो उसका बैकग्राउंड क्या था उसके बारे में है। ये आप पॉलिटी में भी देखेंगे, आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखेंगे, ठीक है। तो कंपनी रूल के बारे में है। तो कंपनी रूल, जब कंपनी रूल करती है, देखिए आपको पता होगा कि कंपनी जो है वो 1600 में उनको चार्टर दिया गया था, ठीक है। तो जब कंपनी 1600 में चार्टर दिया गया, फिर कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यूरोप से ईस्ट में, मतलब इंग्लैंड से ईस्ट में जो भी ट्रेडिंग होगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा पूरा फरमान दे दिया गया था, क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर दे दिया था। तो उस चार्टर जब दे दिया था तो ईस्ट इंडिया के पास पूरी पावर आ गई ट्रेडिंग करने का। फिर धीरे धीरे उन्होंने ट्रेडिंग किया, फिर वहाँ पे जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर थे वो पैसा खाने लगे, ठीक है। और उससे बैंकरप्सी हो गई किसकी, ब्रिटिश की। मतलब उनको पैसा नहीं मिल रहा था, ये लोग अपना प्राइवेट ट्रेडिंग करने लगे, ना कि यूरोप के साथ। तो इससे घपला होने लगा, करप्शन चार्जेस बहुत बढ़ गए थे। जो यूरोपियन के ट्रेडर्स थे, उनके जो गवर्नर थे, तो इसलिए ब्रिटिश ने सोचा भैया अब हमको इनको रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कंपनी ने बहुत सारे एक्ट लाए। तो सबसे पहला एक्ट क्या लाया, रेगुलेटिंग एक्ट। ये देखिए यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट लाया। देखिए यहाँ इस तरह नोट्स हम लोग ने बनाए हैं कंपनी रूल के बारे में। देखिए यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने लिखा है यहाँ पे 1773 से लेके 1853 तक जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक्ट आया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ डायग्राम में, यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो देखिए यहाँ कितना नीट एंड कंसाइज नोट है, आपको दिख रहा है। आपको पहले ही नोट्स में आपको पता चल जाएगा। देखिए कि ये रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंपनी रूल था उनमें कौन कौन से एक्ट आएंगे देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आपको बताया था कि जब बैंकरप्सी होने लगी तो तुमको लगा ब्रिटिशर्स को, भैया मेरे पास पैसा नहीं आ रहा तो इनका कुछ करना पड़ेगा, तो रेगुलेट करना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो पहला एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहाँ देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे लिखा गया है, फीचर्स से देखिए क्या क्या है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि जो यूपीएससी में आएगा वही मैंने इसमें डाला है, ठीक है। और बाकी जो नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें मैंने नहीं डाला है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स में, मेंस में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक्ट, दीज एक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स ऑल्सो, ठीक है। हो सकता है अगर आपके हिस्ट्री ऑप्शन हो उसमें आप इंटरव्यू में पूछ लेंगे। ऐसे ही आपको पीडीएफ मिलेगा, ऐसे ही हार्ड कॉपीज आप खोलेंगे वैसे ही मिलेगा, इस तरह का कलर्ड आपको पूरा बता दूं आपको फिर से, कलर्ड पूरा आपको मिलेगा अगर आपको कहते हैं ये नोट्स लेना है तो, ठीक है। जब हम लोग नोट्स कोरियर के थ्रू आपको भेजेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। देखिए यहाँ बता दिया गया कि गवर्नर बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, ठीक है। 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्रिएट किए गए थे, ठीक है। पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग को बनाया गया, ठीक है। उसके बाद जो बॉम्बे मद्रास के गवर्नर थे उनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया था
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, मतलब कि बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको सबॉर्डिनेट लेवल पर ला दिया गया था। देखिए 1773 से लेके 1853 तक आप देखेंगे ब्रिटिश ने एकदम पकड़ के रखा था, मतलब सेंट्रलाइज पावर कर दिया, समझ रहे हैं? एकदम अपने हाथों में ले आया था उनको ईस्ट इंडिया कंपनी, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी फंक्शनिंग थी। और जब उस 1857 क्रांति हुई उसके बाद धीरे धीरे जो है ब्रिटिशर्स ने बोला कि भैया ठीक है हम इंडियंस को भी देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए 5वां पॉइंट यहाँ लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट करने के एलिजा एमपी जो थे वो पहले जज बने, और कलकत्ता 1774 में लाया गया, एक चीफ जस्टिस थे और 3 अलग जज थे। और इसमें प्रोहिबिट कर दिया कि कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता, यही सबसे बड़ा कारण था रेगुलेटिंग एक्ट लाने का। आप देख लीजिए कितनी आसानी से, बस यही इंपॉर्टेंट है, यही जो 6 पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट, यही यूपीएससी में हर साल पूछते हैं घुमा फिरा के उसको। तो यही चीज़ मैंने इसमें डाला हुआ है, देखिए एकदम फोटो की तरह यहाँ पे आपको दिमाग में, देखिए नोट्स जब अच्छे होते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से बस जाती है, वो आपको याद रहते हैं अगर अच्छे नोट्स होंगे। तो हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस नोट्स को बनाने के लिए, ताकि आप तक बहुत आराम से अच्छे से आप पढ़ सकें और यूपीएससी निकाल सकें, ठीक है। चलिए पिट्स इंडिया एक्ट देखिए, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया, विलियम पिट उसमें थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। 70 फिर ये 1784 वाला एक्ट किस लिए आया पिट्स इंडिया एक्ट, वो जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए आया गया, और अमेंडमेंट एक्ट 1781 ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास किया। उसके बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसमें क्या किया गया कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन जो कंपनी का उसको एकदम सेपरेट करना है आपको, समझ रहे हैं? उसमें क्या अपने खुद के गवर्नर थे भाई साहब, खुद ही चोरी करते थे, खुद ही इंटरेस्ट में अपना पैसा कमाते, तो खूब लूट के ले गए इंडिया से। तो नुकसान किसका हुआ? इंडिया को तो नुकसान हुआ, सबसे उनका उनका क्राउन का भी नुकसान, उनका इनकम कम हो गई, ठीक है। उसके बोला गया सीओडी जो थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, वो क्या कहते हैं उनके ऊपर एक और बॉडी क्रिएट की गई जिसको कहा गया बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या मैनेज करता था? पॉलिटिकल अफेयर्स, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या मैनेज करते थे? वो मैनेज करते थे कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स। ये डिफरेंस था दोनों में। तो एक प्रकार से डबल गवर्नमेंट बन गई थी, तो इसको हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डबल गवर्नमेंट ऑल्सो। इसका सिग्निफिकेंस क्या था? ब्रिटिश प्रोसेशन इंडिया को कंपनी ने स्टार्ट कर दिया, जो इंडिया की टेरिटरीज थी उसका प्रोसेशन जो है एक्चुअली ब्रिटिश के हाथ में धीरे धीरे जाने लगा। और देखिए ब्रिटिश इंडिया वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए 1784 बस इतने में खत्म हो गया। इतना सिंपल नोट्स है, यही आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे या कोई और बुक पढ़े उसमें इतने सारे दिए हुए पॉइंट्स, वो आप अल्टीमेटली भूल जाते हैं, हर बच्चा भूल जाता, किसी को नहीं याद रहता। इतना आप याद कर लेंगे तो इतना आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस नोट्स के तहत, ठीक है। इसके बाद देखिए चार्टर एक्ट 1833 आया, 1813 भी आया था, फिर 1833 आया। 33 में था, ये पहला फाइनल स्टेप था जो सेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ता गया। इसमें क्या था? विलियम बेंटिक पहले बनाया गया, गवर्नर जनरल बंगाल को चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में, जीजीआई। तो जीजी से लेके जीजीआई बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले कौन थे भाई साहब? विलियम बेंटिक थे। इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी, ठीक है, विच बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। मतलब इससे, और एक पॉइंट ये था, इससे जो है ट्रेडिंग का सारा मोनोपोली था वो छीन लिया, खाली टी के मोनोपोली था इनके बाद 1833 के बाद भी, बाकी जो है ट्रेड कर सकते थे कोई भी कंपनी आके, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अटेम्प्ट टू मेड इंट्रोड्यूस ओपन सिस्टम कॉम्पिटिशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। पहली बार ऐसा हुआ कि ओपन कॉम्पिटिशन एक अटेम्प्ट किया गया कि ओपन कॉम्पिटिशन हो इंडियन सिविल सर्विसेज जाने के लिए, ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1833 खत्म हो गया, बस इतना ही पढ़ना है आपको, ओके। फिर आता है फाइनली चार्टर एक्ट 1853 तक, जब कंपनीज का रूल था। उसके बाद तो 1857 से के बाद जो है ब्रिटिश डायरेक्टली वो इन्वॉल्व हो गए इंडिया में, ठीक है। दिस इज द लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट। जब चार्टर एक्ट आया इसका लास्ट सीरीज था ये। इसमें क्या गया? ओपन कंपटीशन सिस्टम को लाया गया, सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, जो इंडिया में सिविल सर्वेंट थे, मैकाले कमेटी बनाई गई, तो उसके तहत जो इंडियन सिविल सर्विस में अपॉइंट के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया ओपन कंपटीशन सिस्टम, ठीक है। उसके पहला बार जो है फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल को सेपरेट किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और देखिए अगर आपको इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट लगता भी है तो आप यहाँ पे साइड में फीचर लिख सकते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस फॉर, हम लोग उसमें आपको गैप भी देंगे, जो आपको पेपर मिले उसमें गैप भी रहेगा, पीछे रहेगा तो आगे रफ पेज है, उसमें आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। आउट ऑफ 6 मेंबर 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय लोकल प्रोविंस गवर्नमेंट। पहली बार मतलब इंडियंस को चूज किया, मतलब 6 लोग थे उसमें 4 जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लेने चालू कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए ये आपको देखिए ऐसे नोट्स हैं, ये 1853 का है, मैं एक और दिखा देता हूँ आपको। 1853 के नोट्स हैं,
1833 के नोट्स हैं, आपको 1784 के आ जाएगा, आपको पिट्स इंडिया एक्ट, फिर आपको 1773 का एक्ट आएगा। ये पहला पेज आपको कंपनी रूल का मिलेगा, ये पॉलिटी का है, ठीक है। इसी के बाद हम लोगों ने ये भी बनाया है क्राउन रूल के बारे में। देखिए क्राउन रूल जो है 1858 से 1947 तक, जब ब्रिटिश ने डायरेक्टली रूल किया। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से बताया गया। ये आपको डेट वाइज मैंने यहाँ लिखवा दिया है, ताकि आपको डेट जो हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट ना, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में, तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपको रटना है, तो इसके हिसाब से आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पे पूरा जो है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ऐसे हमारे नोट्स रहेंगे, एकदम वेल नीट एंड क्लीन नोट्स रहेंगे, जो मेरे एक्सपीरियंस के मैंने जो दिया है, मैंने जो प्रीलिम्स के मतलब यूपीएससी निकाला है, जो भी तैयारी की है हम लोग ने, उसके तहत मेरे को पता है कि कहाँ कहाँ यूपीएससी में पूछ सकता है, वो इन सब में आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर ये नोट्स आपको चाहिए, हार्ड कॉपी में प्रिंटेड नोट्स चाहिए आपको, हम लोग कोरियर सर्विस देते हैं। आपको अगर बंडल चाहिए, आपको अगर सारे नोट्स चाहिए एक साथ चाहिए, वो भी हम लोग दे सकते हैं। और अगर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए एज ए बुकलेट फॉर्म में, एकदम एक्साइज पूरा जो है पूरा जो नीट एंड क्लीन नोट्स होता है, मतलब एग्जैक्टली जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, यूपीएससी के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो यूपीपीसीएस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने नीचे अपना नंबर दे दिया गया है, और मेल आईडी भी, आप उससे सारी जो उसके प्राइसिंग रहेगी, क्या डिटेल है, आप उस पूरा फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।